are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. आजकल आप जानते हैं कि किस तरह से हम पम्प्स यूज़ करते हैं, चाहे वो डीजल से चलने वाले हैं या बायोगैस से या बिजली से या सूरज की एनर्जी से। तो उससे पानी निकाला जाता है ज़मीन से और खेतों की सिंचाई की जाती है। Modern methods of irrigation help us to use water economically. इससे मॉडर्न मेथड से हम पानी में जो पानी का नुकसान होता है उसको रोकते हैं और उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं तरीके वो इस प्रकार हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल माने छिड़काव। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब ऐसी ज़मीन जो कि समतल नहीं है वहाँ पर ये सिस्टम अच्छा है और पानी भी वहाँ ज़्यादा नहीं मिलता। द परपेंडिकुलर पाइप्स। परपेंडिकुलर आप जानते हैं जो इस तरह की पाइप्स हैं, ये देखिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये इस तरह की परपेंडिकुलर ये सीधी खड़ी हुई पाइप्स हैं, हैविंग रोटेटिंग नूजल्स ऑन टॉप, और ऊपर उनके इस तरह के नूजल्स हैं जो गोल घूमते हैं। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। उनको मेन पाइपलाइन से बीच बीच में जोड़ा जाता है और उससे पानी जाके और छिड़काव हो जाता है सिर्फ उन्हीं पौधों का जो उगाए जाने हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. जब पानी को भेजा जाता है पंप के द्वारा इन हॉरिजॉन्टल पाइप्स में परपेंडिकुलर पाइप्स में, तो उससे पानी जो होता है वो पूरे खेतों में छिड़क जाता है। It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. तो जो रेतीली मिट्टी है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। Now we come to the drip system. In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. तो ड्रिप सिस्टम में जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी गिरता है। So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants. ये जो है फलों के पौधों को पानी देने के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि फ्रूट के प्लांट्स आप जानते हैं दूर दूर उगाए जाते हैं और सिर्फ उनकी जड़ों को पानी चाहिए, तो इसमें ये ड्रिप सिस्टम काम आता है। जो गार्डन्स और पेड़ों में ये काम में आ जाता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. boon माने वरदान है ये उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पानी की कमी होती है। अब हम आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खरपतवार से क्रॉप की सुरक्षा करनी। Ojoin Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. So what are weeds? कि जो naturally अपने आप ऐसे उगने वाले पौधे जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं मगर जिनकी आवश्यकता नहीं है, undesirable हैं, तो उनको हम weeds कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. उनको remove करना weeding कहलाता है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Weeding ज़रूरी है क्योंकि वो क्रॉप के हिस्से का पानी, उनके न्यूट्रिएंट्स और जो उनकी स्पेस है और लाइट है उसको वो छीन लेते हैं। Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ जो है वो इंटरफेयर यानी दखलंदाजी करते हैं जब हम फसल काटते हैं उसमें, और कुछ तो ऐसे हैं जो विषैले हो सकते हैं इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. Tilling यानी खेत जोतने से ये पहले से ही निकाल दिए जाते हैं, which may then dry up and get mixed with the soil. फिर ये सूख जाते हैं और जो मिट्टी में मिल के खाद बना लेते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. सबसे अच्छा समय weeds को रिमूव करने का होता है जब अभी उनमें फूल या उसमें बीज नहीं आए होते, नहीं तो वो बीज वगैरह फैल के खेत में और भी उगाएंगे ये।
द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम। हाथ से रिमूव किए जा सकते हैं उनको, जड़ से उखाड़ के या काट के ज़मीन के पास बीच बीच में। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। एक सीड ड्रिल से भी हम वीड्स को निकाल सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो वीडीसाइड्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन खरपतवारों को मार देते हैं बिना क्रॉप्स को डैमेज किए, और उसको पानी में मिलाया जाता है इनको, और जितना कि निर्देश दिए गए होते हैं, और उसको फिर फील्ड्स में स्प्रेयर की मदद से स्प्रे कर दिया जाता है। आप ये देखिए किस तरह से एक किसान स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. मुँह पे हमेशा ढक के उसको जो है ये काम करना चाहिए। अब आते हैं हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is matured is called harvesting. क्रॉप को काटना जबकि वो पक जाती है उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में भी या तो जड़ से निकाल देते हैं पेड़ों पौधों को, या फिर काट लिया जाता है ज़मीन के पास से। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। तो किसी अनाज की फसल को पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल, ये हंसिया को सिकल बोलते हैं, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या हार्वेस्टर की मदद से। आजकल कंबाइंस चलती हैं जो सारा काम एक साथ कर लेती हैं, फसल को काटती हैं और जो है उसमें से दाने भी तक निकाल के और उसको ट्रॉली में इकट्ठा कर लिया जाता है, और उससे जो है ये काम आसान हो जाता है। मगर ये सिर्फ बड़े बड़े खेतों के लिए है, छोटे खेतों में ये नहीं चल सकती। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। तो जो भूसा होता है उससे दाने को अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। या तो उसको किसी ड्रम पे पटकना, या फिर खेतों में फैला के उस पर बैल की मदद से घुमाना, बैलों को घुमा के दाने निकालने। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो कंबाइन जो होती है, ये कंबाइन देखिए बहुत बड़ी मशीन होती है जो कि काट भी लेती है फसल को और दाने भी निकाल के, और ट्रैक्टर ट्रॉली साथ साथ चलती है, ट्रॉली में डालती चली जाती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शैफ बाय विनोइंग। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो विनोइंग से भूसे को जो है दाने से अलग करते हैं। तो वो आप पढ़ चुके हैं कि उसमें हवा के क्रॉस जो है वो भूसा और दाना रखते हैं, तो भूसा एक तरफ उड़ जाता है, दाने भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। अब आते हैं इनकी स्टोरेज पे। ये आप रीड करिएगा कि हमारे देश में कहाँ कब हमारी फसलें पकती हैं। ओके, अब हम आते हैं फसलों से रिलेटेड बहुत सारे आप जानते हैं त्यौहार होते हैं, जैसे बैसाखी वो दिन होता है जिन फसल कटनी शुरू होती है। अब आते हैं हम स्टोरेज पे, कैसे हमें अपने फसलों को स्टोर करना है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। अगर ज़्यादा समय के लिए रखना है तो स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हें किससे बचाना है? नमी से, कीड़ों से, चूहों से, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गए, इन सब से बचाना जो है बहुत ज़रूरी है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो अभी काटी गई फसल में मॉइस्चर यानी नमी ज़्यादा होती है। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism. आप जानते हैं गीली चीज़ों में फंगस और बैक्टीरिया ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो नई कटी फसल को आप एकदम स्टोर नहीं कर सकते, पहले उन्हें सुखाना पड़ता है। उससे क्या होता है,
ख़राब हो जाने पर दे लूज द जर्मिनेशन कैपेसिटी, फिर वो अंकुरण की जो उनकी शक्ति कम हो जाती है। और hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, इसलिए उनको सुखाना पड़ता है सूरज की रोशनी में। This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi, तो उससे ये कीड़े मकोड़ों से, पेस्ट ये चूहे इत्यादि, और बैक्टीरिया और फंजाई से वो बचाए जाते हैं। Farmers store grains in jute bags और मेटालिक बिन्स, तो इनको फसलों को या तो ये जूट बैग्स हैं इसमें रखा जाता है या फिर मेटल के बने हुए बिन्स में, बेसिकली एल्युमिनियम के होते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस एंड ग्रेनरीज, तो आप देखिए ये सिलॉस हैं, इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनको सिलॉस SILOS सिलॉस बोलते हैं। और इसके अलावा जो ग्रेनरीज होती हैं जहाँ पे सरकार यूजुअली फार्मर्स से स्टोर करके और ग्रेनरीज में जो है स्टोर करती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। घर में स्टोर करना है तो नीम की पत्तियाँ यूज़ होती हैं, और अगर जो है बड़ी क्वांटिटी में गोडाउन्स में स्टोर करना होता है तो उन्हें केमिकली ट्रीट करके स्टोर किया जाता है। नाउ मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क सोर्सेज, इस तरह और भी दूसरे खाने पीने की चीज़ें और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, आप जो है ये क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। So after completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के अलावा एनिमल्स से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे एग्स, मीट, चिकन, पोर्क एट्सेट्रा। और जो कोस्टल एरियाज यानी समंदर के किनारे रहने वाले लोग जो है वो मछली वगैरह बहुत ही खाते भी हैं और उनको बेचते भी हैं। So in the previous classes we have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. And this is done on a large scale. It is called animal husbandry. पशु पालन, ये आप जानते हैं कैसे किया जाता है, कई बच्चों के घरों में रहते हैं। अब आप एक्सरसाइजेस कर लें और जो आपको भेजी जा चुकी हैं और इनको कंप्लीट कर लें।